नमस्कार, राकेश चौधरी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं यंग तरंग। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज़। राकेश की रिपोर्ट, ये मेरा जो स्पेशल प्रोग्राम आता है यंग तरंग पर, इसमें आज इसका जो दूसरा एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे आरक्षण पर। क्यों आरक्षण देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है? क्या कारण है कि आरक्षण का नाम सुनने के बाद हमारे देश में 1990 में बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं और बहुत बड़ी स्तर पर हिंसा करते हैं, जिसमें कई छात्रों की जान चली जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या हुआ नेहरू द्वारा बनाई गई उस कालेलकर की कमेटी का, और क्या हुआ मोरारजी भाई देसाई, जो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे, उनके द्वारा बनाए गए बीपी मंडल आयोग के बारे में। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि बीपी मंडल कौन थे, क्या थी उनकी भूमिका, और कब उन्होंने किस प्रकार की एक कमेटी जिसके द्वारा यह मंडल आयोग उसे नाम मिला, और तमाम उन बातों पर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों आवश्यक था। हमारा देश बहुत लंबे दीर्घ कालखंड तक अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहा, और अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहने के बाद हमारे देश में कई प्रकार के वर्ग उत्पन्न हुए। इसमें 4 प्रमुख वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों ही वर्णों में अलग अलग उपजातियाँ थीं, जिनको बाद में अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को और वैश्यों को ऊंची जातियों में गिना जाता था और शूद्रों को छोटी जाति में गिना जाता था। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता चला गया, इन जातियों के अंदर भी उपजातियां बन गई और उपजातियों का भी विभाजन हो गया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम हमारे देश में इतनी सारी उपजातियां देखते हैं। तो आज़ादी के बाद क्यों इस प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता पड़ी? हमारे देश में असमानता को समाप्त करने के लिए हमारे देश में जो संविधान है, समानता का अधिकार, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। उसी समानता के अधिकार में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(4) में ये बताया गया है कि हमारे देश में अगर कोई सामाजिक रूप से या कोई शैक्षिक रूप से अगर कोई वर्ग या कोई जाति अगर पिछड़ी हुई है, तो उस जाति और उस वर्ग को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समकक्ष आने वाली नौकरियों में उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी उस समाज को ऊंचा उठाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना था, और इसी के लिए इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई। या हम यूँ कहें कि इसको सकारात्मक कार्यवाही नाम दिया गया, क्योंकि 1950 के तत्कालीन दौर में इस प्रकार की कार्यवाही हमें किसी और देश के संविधान में नहीं मिलती है, भारत को छोड़ करके। इतने बड़े विशाल समुदाय के लिए भारत में जिस प्रकार के प्रयास हुए, भारत में उन लोगों को समानता स्थापित कराने के लिए, समाज में एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को जन्म दिया गया। लेकिन कुछ लोग थे जो इसको विरोध में थे, कुछ लोग थे जो इसका समर्थन करते थे। आज हम दोनों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले कहानी शुरू करते हैं आरक्षण की। आरक्षण था क्या? आरक्षण के उद्देश्य क्या थे? आरक्षण का उद्देश्य यही था कि समाज में वंचित वर्ग जो है, समाज में छोटी जातियां जो है, उनको ऊंचा उठाने के लिए उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना, ताकि समाज में वो बराबरी का जीवन यापन कर सके। और इसी कारण से ये आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को बल मिला। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद
सबसे पहले 2 प्रकार के वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सबसे पहले आपको बताते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जाति में शूद्र वर्ग के लोग आया करते थे, गरीब, मजदूर, किसान, इस प्रकार के लोग जो खेती बाड़ी करते थे, दिहाड़ी का काम करने वाले मजदूर, उन सभी लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया और उनको आरक्षण मिला 15%। यानी अगर किसी सरकारी विभाग में अगर 100 पदों के लिए भर्ती निकलती है तो 15 पद जो होंगे वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित। उसके बाद नंबर है अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति को अगर आप कहें तो एक प्रकार का जंगलों में निवास करने वाला एक ऐसा समाज, जिसको आदिवासी आप कह सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में अपनी ज़मीनों के लिए संघर्ष किए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए संघर्ष किया और एक लंबे समय तक, एक लंबे दीर्घ कालखंड तक वो लोग उनका विरोध करते रहे। क्या क्या उनके मानदंड होते हैं? अनुसूचित जनजातियों के मानदंड क्या क्या होते हैं? आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ेपन के संकेत, ये सभी आदिवासी जो समाज होता है उसके मानदंड होते हैं। कुछ आदिवासी जातियां ऐसी थी जो बाहरी जातियों के प्रभाव में आई, यानी जंगलों से बाहर निकली और सभ्य समाज के अंदर निवास करने वाले लोगों से मिलने जुलने लगी। उसमें कुछ जातियां थी जिसमें था बोडो जनजाति, संथाल जनजाति। जो पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ की जनजातियां हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया। बाकी अभी भी भारत में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो वनों में निवास करती है, लेकिन वो बाहरी दुनिया से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ नहीं थी। 1960 तक, यानी सबसे पहले शुरुआत में अनुच्छेद 16(4) के अनुसार 1951 से 1960 तक के लिए, यानी पहले 10 वर्षों के लिए ये आरक्षण लागू किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ा दी गई। लेकिन बाद में समस्या कहाँ आई? 1979, 1 जनवरी 1979 ये वह दिन था जब भारत में दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी आयोग कह सकते हैं, ये दूसरा आयोग था। पहला आयोग काका कालेलकर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये कमेटी बनी। 1953 में कमेटी बनती है, 1955 में ये रिपोर्ट नेहरू के समक्ष रखी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात से इनकार कर देते हैं कि पिछड़ी जातियाँ विकसित है, पिछड़ी जातियाँ अच्छी व्यवस्था में है, सामाजिक चाल चलन अच्छा है, शैक्षणिक रूप से अच्छी है, इसलिए इनको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय बीतता चला गया। 1979 में मैं फिर आता हूँ। 1 जनवरी 1979 ये वह दौर था जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनता है या गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके मुखिया होते हैं मोरारजी भाई देसाई। इमरजेंसी का वो दौर 18 महीने, उसके बाद फिर चुनाव और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है। इंदिरा गांधी चुनाव हारती है, उसके बाद मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है और वही सरकार बीपी मंडल, एक आयोग। बीपी मंडल कौन थे? सबसे पहले बीपी मंडल के बारे में जानिए। बीपी मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विंदेश्वर प्रसाद मंडल, ये एक व्यक्ति का नाम है जो उस समय सांसद हुआ करते थे और उनकी मृत्यु 1982 में हो गई। ये 5 सदस्यीय आयोग बना जिसमें 4 सवर्ण थे और 1 दलित था। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। जब इन्होंने रिसर्च शुरू किया, भारत सरकार के पास पिछड़ा वर्ग आयोग को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि भारत सरकार के पास डेटा नहीं था, जातियों से जुड़ा हुआ डेटा नहीं था। इसलिए 1931 की जनगणना को आधार मान करके भारत में ये देखा गया कि ओबीसी के दायरे में कितनी जनसंख्या आती है। और काका कालेलकर की अगर रिपोर्ट देखा जाए तो उस समय 2899 समुदाय ऐसे थे जो पिछड़े वर्ग में आते थे और 867 समुदाय ऐसे थे जो अति पिछड़े वर्ग में आते थे। लेकिन बीपी मंडल की उस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो देश की 52% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग में आती थी। ये सबसे बड़ा डेटा था उस समय का कि 1931 की जनगणना को अगर आधार मानते हैं तो देश की 52% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। और उसी के बाद से अन्य पिछड़ा वर्ग में किस किस प्रकार के लोगों को शामिल किया गया? सबसे पहले थे छोटे भूस्वामी, किराएदार,
कृषि श्रमिक, गरीब, गांव के कारीगर और अकुशल श्रमिक, ये सभी वो लोग थे जो अन्य पिछड़ा आयोग के अंदर आते थे। 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। इसके बीच में कहानी बड़ी विचित्र है। जब यह रिपोर्ट आई, करीब करीब 1982 के अंदर ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी गई। उस दरमियान भारत में सरकारें बदली। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी मध्यावधि चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी भी मृत्यु 1989 में हो जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के सहयोग से राष्ट्रीय मोर्चा के वीपी सिंह सरकार बनाते हैं। ये वही वीपी सिंह है जो कांग्रेस से मनमुटाव करके अलग हो जाते हैं और राष्ट्रीय मोर्चा के जन नेता बनकर उभरते हैं और कुल मिलाकर के 343 दिन की एक सरकार चलाते हैं। वो सरकार क्यों गिरती है? क्योंकि भाजपा राम मंदिर के नाम पर जो आंदोलन शुरू करती है, जो रथ यात्रा शुरू करती है, उस कारण से वीपी सिंह नाराज हो जाते हैं और उसी कारण से भाजपा वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लेती है और वीपी सिंह 343 दिन के प्रधानमंत्री रह पाते हैं। लेकिन ये तो उनके प्रधानमंत्री का काल था। हम आरक्षण पर लौट कर आते हैं। 1990 में वीपी सिंह ने यह तय किया कि अब हम इस आरक्षण, ये जो वीपी मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हम सार्वजनिक कर देते हैं, यानी उसे हम लागू कर देते हैं। जब लागू करने का वक्त आया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुसंख्यक दलितों ने बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान था। विपक्ष ने लोगों को बरगलाया, युवाओं को भ्रमित किया। कॉलेजों के अंदर जो छात्र संगठन थे, उन छात्र संगठनों ने युवाओं को भ्रमित किया और उसी कारण से ये इतनी बड़ी आग देश के अंदर लगी। और उसके बाद आता है इंदिरा साहनी जैसा महत्वपूर्ण मामला, क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 वर्गों में विभाजन करने के बाद आरक्षण का जो कोटा बनता है वो 49.5% का बनता है। अनुसूचित जनजाति को 15% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण, ओबीसी को 27% आरक्षण। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा बनता है 49.5% का बनता है। लेकिन बात कहाँ आके अटक गई? बात यहाँ आकर के अटक गई कि इंदिरा साहनी नाम की एक पत्रकार हुआ करती है दिल्ली में, जो एक याचिका लगाती है सुप्रीम कोर्ट में इसी वीपी मंडल के खिलाफ कि किस प्रकार से ये सामाजिक जो ताना बाना है, इसके आधार पर, सामाजिक संकेतों के आधार पर आप किसी भी समाज में आरक्षण की दशा और दिशा तय नहीं कर सकते। लेकिन इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो बड़ा निर्णायक था। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट मत था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और वर्तमान में आरक्षण की सीमा 49.5% है। एक समय तो वीपी मंडल आयोग ये भी मानने लगा था कि आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, यानी अगर आबादी 52% है तो आरक्षण 27% ही क्यों दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब इसमें सवाल उठने खड़े हुए तो इसको रोक करके 27% कर दिया गया। तो 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दर्ज कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बीच में एक शब्द जोड़ दिया। उस शब्द आज भी आप और हमारे बीच में चर्चित है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है संपन्न वर्ग। 1993 में जब सबसे पहली बार क्रीमी लेयर शब्द काम आया, उस समय जो वो आय थी, जो आय की जो सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी, आज बढ़ करके 8 लाख रुपए कर दी गई है। यानी जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है उसको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का अगर तात्पर्य देखा जाए तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये 2 भागों में बांट दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने देश की केंद्र सरकार से दरख्वास्त की, ये आदेश दिया कि 27% जो आरक्षण ओबीसी को मिला है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्रीमी लेयर वर्ग के लोग इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में अलग अलग जातियों ने आरक्षण के खिलाफ बड़े बड़े लंबे लंबे आंदोलन किए, जिसमें हरियाणा का जाट आंदोलन, राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, गुजरात का पाटीदार आंदोलन या महाराष्ट्र का मराठा आंदोलन, ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में गिने जाते हैं जिन्होंने एक लंबे दीर्घ काल की अवधि तक
आरक्षण के लिए संघर्ष किया है। और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यता बिल्कुल निश्चित है कि 50% आरक्षण ही इसमें दिया जा सकता है। 50% से ज़्यादा आरक्षण ना तो राज्य की सरकारें दे सकती है, ना केंद्र सरकार दे सकती है। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि सन 2019 में देश की मोदी सरकार ने कौन सा 103वां संविधान संशोधन देश के अंदर किया, और उसके बाद EWS इकोनॉमिकली वीकली जो वर्ग था, आर्थिक रूप से यानी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को अब मंजूरी प्रदान कर दी है। तो तमाम बातों पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए यंग तरंग सच की आवाज़ पर। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, राकेश चौधरी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं यंग तरंग।